नमस्कार साथियों, स्टाडिया ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। जो एसएससी का एमटीएस वाला एग्ज़ाम जो कि अभी फरवरी 19 तक ही उसका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था, उसका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल 2023 में। तो इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पैटर्न और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, उस तरीका को अगर हम अच्छे से रब्त कर लेंगे तो इस साल क्या कैसे क्वेश्चन आने वाला है और कैसे कौन सी चैप्टर हमको पढ़नी है। काहे कि जो सिलेबस होता है वो बहुत शॉर्ट नोटिस में देता है। जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को देता है, लेकिन सब्जेक्ट डिटेल्स नहीं देता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर का पैटर्न अगर हम समझेंगे तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमको कौन कौन सी टॉपिक के बारे में हमको पढ़ाई करना है, ताकि हमको एग्ज़ाम में उस टाइप का क्वेश्चन आ सके और हम उसका आंसर दे पाए। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं कि जो एमटीएस का जो पेपर है, जो कि 2021 का एग्ज़ाम था, लेकिन वो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 5 जुलाई 2022 में। और ये जो क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं ये है शिफ्ट 1 का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आया था। तो पहले क्या है, पहले जो 4 सेक्शन होता है उसका पहला सेक्शन होता है जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपका 25 सवाल होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स या रीजनिंग में आपका आता है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस आता है। तो ऐसे करके 25-25 करके हमको 100 एग्ज़ाम देना पड़ता है और हमको 90 मिनट्स का हमको वक्त दिया जाता है। तो हम अभी देखेंगे कि जनरल इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी के बारे में हम अपने चैनल में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे भी एक एक वीडियो में, और आप देखते रहिए। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वंस कप ऑफ टी। अब ये जो इडियम है वंस कप ऑफ टी, ये इडियम का मीनिंग क्या है? इडियम ऐसे होता है कि बहुत आसान है। वंस कप ऑफ टी मतलब ये बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। मतलब जो बंदा मतलब जिस काम को करने में उसको बहुत ही आसानी से वो काम कर सकता है या उसका पसंदीदा काम होता है, उसको कहते हैं वंस कप ऑफ टी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो किसी के जो टेस्ट है, जो उसका रुचि है, जो उसका प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करे, वो उसके अकॉर्डिंग उसको काम अगर मिले तो उसको कहा जाता है वंस कप ऑफ टी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वंस परसेप्शन अबाउट समवन, किसी के मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का वो जो धारणा है, लेकिन वो सही नहीं है। वंस जनरल प्रिंसिपल, किसी का वो जो उसमें जो विश्वास है रखता है वो आदमी। वंस हार्ड अर्न मनी, किसी का बहुत कष्टार्जित जो पैसा होता है तो वो नहीं होता है। और लास्ट जो नंबर 4 वाला दिया है, वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग, मतलब किसी ने जो चूज़ किया है और किसी ने जो प्रेफर किया है। हाँ, यही होगा सही आंसर। तो वंस कप ऑफ टी मतलब हो जाता है कि वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि हमको विपरीत शब्द बोलना है, ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या दिया है? इट इज इररिलेवेंस एटलीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नो। देखो, ये इम्प्रोविडेंट जो वर्ड है इसका हमको एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द हमको इसको बोलना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो इम्प्रोविडेंट, ये प्रोविडेंट जो बात है ना, प्रोविडेंट, ये हमने अक्सर सुना होगा कि जो लोग मतलब नौकरी करते हैं उसको प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, जो कि नौकरी करने के बाद उसको मिलता है और बहुत बड़ा रकम होता है। तो ये होता है कि आपका जो अभी जो आप काम कर रहे हैं उसके फ्यूचर में आपको कुछ मॉनिटरी आपको हेल्प दिया जाएगा, ताकि आप अभी जो काम कर रहे हैं उसी से कुछ बचा बचा के आपको एक बड़ा अमाउंट आपको मिले, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये उसको कहते हैं प्रोविडेंट, मतलब आपको फिनेंशियल मैटर में आपको फ्यूचर प्लानिंग जो करता है उसको बोलता है प्रोविडेंट। अब इम लगा हुआ है पहले, तो इसका मतलब है इम प्रोविडेंट मतलब जो फ्यूचर के बारे में आपका फिनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, यानी कि विपरीत है। तो हमको इम्प्रोविडेंट का विपरीत बनाना है, यानी कि हमको प्रोविडेंट बनाना है, यानी कि जो आप अपने भविष्य के बारे में फिनेंशियली सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में पहले दिया है कि टार्डी। अब ये टार्डी का मतलब क्या होता है? टार्डी मतलब होता है जो व्यक्ति पंक्चुअल नहीं है, यानी कि समय में अपना काम नहीं करते हैं।
जिस समय में उसको जो काम करना था वो नहीं किया है और नहीं करता है, उसको टार्डी कहा जाता है, उस जो एडजेक्टिव है। फिर है थ्रिफ्टी। अब ये थ्रिफ्टी है एक्चुअल आंसर, यानी कि थ्रिफ्टी भी वो पर्सन है जो अपने जो फिनेंशियल मैटर्स के बारे में वो बहुत ही कॉशस है, यानी वो बहुत ज़्यादा समझदार है कि पैसे को कैसे बचाना है, पैसे को कैसे अपने फ्यूचर के लिए उसको संचय करना है, इसके बारे में उसका पूरा के पूरा नॉलेज है और वो काम करते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। तो जो आंसर है वो आंसर 2 यानी कि थ्रिफ्टी हो जाएगा, इम्प्रोविडेंट का एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। और फिर यहाँ पे और 2 ऑप्शन दिया गया है, कॉशस। कॉशस मतलब है जो बहुत ज़्यादा जिसमें है रिस्क है, डेंजर बहुत ज़्यादा है, वो केयरफुल रहना चाहिए उस डेंजर के बारे में, तो बोला जाता है कि आप कॉशस रहिए। और हंगरी तो हम सब जानते हैं कि ये क्षुधा जिसको कहते हैं, यानी कि हमको भूख लगता है, उस स्टेट ऑफ माइंड को या स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट को हम हंगरी बोलते हैं जब हमको क्षुधा लगता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है थ्रिफ्टी। अब नीचे क्वेश्चन 3 पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। अब एक पार्ट में एरर हो सकता है, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया जाता है यहाँ पे है, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नोशंस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में जब रहते हैं, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस। डिटेल्स का मतलब तो हमको पता है कि पूरा के पूरा एकदम छानबीन करके जो उसका चीज़ है उसको पूरा के उसकी बारीकी से उसको बोलना या लिखना, जो भी है डिटेल्स। नुआंसेस का मतलब क्या होता है? नुआंसेस का मतलब है किसी भी अगर 2 चीज़ है, मान लीजिए ये एक यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे और एक चीज़ है, तो इस दोनों चीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, इसके बारे में अगर हमको मतलब कुछ करने के लिए बोलता है तो वहाँ पे बोलता है कि नुआंसेस, यानी कि कंपैरेटिव, 2 चीज़ के बीच में हमको कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर जो बात बोला है कि बहुत ज़्यादा तब तनाव होता है, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स। हाँ सच में अगर ज़्यादा तनाव होता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं इतना बारीकी से काम, या कि वो कंपैरिजन की क्या अंतर है दोनों में, ये हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात दिया है ना, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस। अब ये हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है कि कभी कभार, मतलब ये जो बोलते हैं ना कि इट इज़ हार्डली आई एम डूइंग, मतलब कि हम नहीं कर सकते ये बात नहीं है, लेकिन हम कभी कभी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात है कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेस जब रहता है तो आदमी कभी भी अच्छे वाला काम नहीं कर सकते, डिटेल्स में काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो गलती जो है, इट इज़ हार्डली के जगह पे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हार्डली नहीं होगा, यहाँ पर होगा हार्ड। इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस। हाँ बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है वो डिटेल्स वाली काम, यानी जो बहुत ज़्यादा उसमें गहराई में घुस के जो काम करना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये सही है, इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस। मतलब किसमें आपका गलती है? सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, इट इज़ हार्डली, इस पार्ट में आपका गलती है। बाकी जो तीनों चीज़ है उसमें कुछ गलती वगैरह नहीं है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि सेम, वो आपको ढूंढना है कि इसमें कुछ गलती है कि नहीं। अब बोला है कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, मतलब जो हम लोग जो विमान पर जाते हैं उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर ड्रॉप करता है, कि ऊपर में उसका एयर प्रेशर कम होता है। बोल रहे हैं कि कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड। तो अगर एयर प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन अमाउंट जो ब्लड के अंदर जो जाते हैं वो भी कम होगा, काहे कि एयर प्रेशर कम है, माने कि एयर डेंसिटी कम है। हम लोग जो सांसें लेते हैं उस सांस में हम लोगों का जो ऑक्सीजन परसेंटेज है वो भी कम हो जाता है। वो कितना हद तक कम होता है? यहाँ पे बोला है 25% तक कम हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर बोला है ना, ये फॉर हमेशा यूज़ होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा फॉर का यूज़ किया जाता है किसी टाइम बीइंग के लिए। मतलब फॉर 15 ईयर्स, मान लो यहाँ पे बोला है कि फॉर 15 ईयर्स,
मतलब ये कुछ टाइम टेन्योर के बाद जब होता है तब हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी परसेंटेज में या किसी ऐसे अगर हम किसी को घटाना या किसी को बढ़ाना ऐसे हम काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बाय। यानी कि कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड बाई 25%, यह होगा आपका सही आंसर। मतलब 25% घट जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है मतलब किस पार्ट में हमारा गलती है, इस पार्ट में गलती है, ये फॉर, ये एक्चुअल गलती है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि हमको ये चारों जो वर्ड है इसका मीनिंग हमको पता करना है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसके बाद हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर हमको बिठाना है। तो यहाँ पर दिया है कि माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, मतलब मेरा टीचर मेरे को कीप क्या करने के लिए बोला है, हम लोग यहाँ पे समझ ही गए कि क्वाइट यानी कि शांत रहने के लिए बोला है। अब यहाँ पर समझने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमको पता लगाना है कि जो हम लोग शांत रहते हैं उसका जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग क्या है। उसका स्पेलिंग होता है QUIET, क्वाइट यानी कि शांत रहना। लेकिन यहाँ पर और 3 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है उसको बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली है कि क्वाइट, ये जो क्वाइट है इसका क्या मतलब है, ये जो क्विट है, ये जो क्वेंट है, इसका क्या मतलब। देखो क्विट का मतलब है तो किसी भी मतलब चीज़ से वो भाग जाना यानी कि छोड़ देना। हो सकता है कि वो जॉब से, किसी काम से और किसी प्लेस से, आई क्विट यानी कि मैंने छोड़ दिया। क्वेंट का मतलब होता है बहुत ही पुराना फैशन वाली जो चीज़ होते हैं ना, किसी ने बहुत ही मतलब मान लीजिए कि 1950s की जो मान लीजिए कि जो धोती का जो ज़माना था वो धोती अगर पहन के जाए तो वो होता है कि पुराने ज़माने का जो चीज़ें होता है उसको बोलने के लिए हम लोग क्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओल्ड फैशन जिसको कहा जाता है। लेकिन ये जो क्वाइट है ये क्वाइट का बहुत तरह का मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर दिखा मतलब कॉम्प्लीटली एंटायरली हो सकता है, जैसे सी वॉज क्वाइट श्योर यानी कि मतलब लगभग श्योर है, पूरा के पूरा श्योर है। जैसे टू मीन फेयरली और रीजनेबली, जैसे द रेस्टोरेंट वॉज क्वाइट बिजी यानी कि हर टाइम वो बिजी रहता है। टू मीन टू सम डिग्री मतलब ही इज़ क्वाइट गुड मतलब अच्छा है। फिर कभी कभी बोलते हैं कि टू मीन वेरी और रियली, दैट वाज क्वाइट अ स्टॉर्म वी हैड लास्ट नाइट। तो ये बहुत तरह का इसका यूज़ होता है क्वाइट का। लेकिन ये जो नंबर 1 वाला जो क्वाइट है इसका मतलब होता है शांत रहना, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बहुत बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका सॉल्व हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का जो टाइप है उसके बारे में भी पता चले और उसका जो आंसर है वो आंसर भी अगर कर लेंगे तो यहाँ से 10-20 मार्क्स तो आपको कॉमन ही आ जाता है पूरा के पूरा अगर प्रीवियस ईयर करेंगे। तो ऐसे रट्टा मारने से, किसी अनजान चीज़ से रट्टा मारने से अच्छा है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा को कम से कम 10-20 मार्क्स तो आ जाएगा। उसके बाद जो तरीका है उसी तरीका से उसी जो टाइप है उस टाइप की क्वेश्चन ही आने वाला है, तो उसी टाइप का हम प्रिपरेशन बाद में कर लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एंटोनिम बोला है, आप देखो एंटोनिम सिनोनिम या ऐसा तो पैटर्न तो हम समझ लिए, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार आएगा ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि दूसरा कोई टर्म आ जाए, लेकिन इसके लिए हम बोलेंगे कि आप जितना रट्टा मार सकते हैं रट्टा मारिए, लेकिन इसका हमेशा आपको इसका आंसर आपको पता चलेगा या एग्ज़ाम में आप इसका आंसर दे पाएंगे ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभार आपको इस जो एंटोनिम या सिनोनिम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको आपको छोड़ के भी आना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि पेरिलस, ये पेरिलस का मतलब क्या है, ये पेरिलस का मतलब है बहुत ज़्यादा खतरा, यानी कि ऐसा खतरा जहाँ पर आपका कुछ मतलब हो सकता है, बहुत कुछ डेंजर हो सकता है आपको, तो उस जगह पे ये पेरिलस वर्ड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एंटोनिम बोला है, मतलब विपरीत शब्द क्या होता है, इसका विपरीत होगा क्या है, खतरा से विपरीत क्या है, सेफ। आप मतलब कोई भी आपका दिक्कत नहीं होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा सेफ है, यानी कि एवे ऑफ डेंजर बोल सकते हैं, यानी कि एवे ऑफ एनी हार्म, कुछ भी आपका हार्म नहीं होने वाला है। तो ये आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है सेफ, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो और जो 3 वर्ड जो दिया है इसके बारे में हम थोड़ा बातें कर लेते हैं। भरबोस कहा जाता है उस बंदे को या उस बंदी को जो बहुत ज़्यादा बोलती है या बोलते हैं।
मतलब जो चीज़ उसको बोलना चाहिए वो हो सकता है कि 1 मिनट की जो बात है वो उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के 10 मिनट का बातें बोल रहे हैं। मतलब बहुत अनाप शनाप जो बोलना नहीं चाहिए और जो कोई रिलेशन नहीं है, बेकार की चीज़ है, वो बात ज़्यादा अगर बोले तो उसको बोला जाता है वर्बोस। अब अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो स्थिर नहीं है, यानी कि हर एक चीज़ को एक जगह पे रखने के लिए वो अगर वो सही से रहे तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल, लेकिन वो अगर सही नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी मतलब पिघल सकता है, कुछ भी उसका जो स्टेट है, उसका स्टेट का अगर चेंज होगा तो उसको हम अनस्टेबल कहते हैं। लेकिन कहीं कभार अनस्टेबल चीज़ को भी हम डिज़ायर करते हैं, जैसे मतलब साइंस या केमिस्ट्री में जैसे होता है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कभी आते हैं और कभी किसी से छोड़ के जाते हैं, तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन उसी को हमको काम चलाने के लिए उसी को हमको डिज़ायर होता है, उसी से वो केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है वो सब कुछ होता है। तो ये अनस्टेबल का मतलब होता है जो स्थिर नहीं है। क्रूएल का मतलब है निठुर, जो अत्याचारी होता है, जो बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूएल। तो यहाँ पर हम मेरा आंसर तो पहले ही निकल गया है कि पेरिलास का एंटोनिम होता है सेफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल। अब देखो ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन पे क्या दिया है? स्मार्टनेस, स्मार्टेस्ट, स्मार्टिंग, स्मार्टर। यानी कि यहाँ पर स्मार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ही क्लेम्स टू बी द डैश किड, स्मार्ट किड। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको द आएगा किसी एडजेक्टिव के सामने, तो वहाँ पर हमको एडजेक्टिव का जो हम 3 स्टेट देखते हैं ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो वो कंपैरेटिव नहीं होगा। हर जगह में द के बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री ही आपको बैठेगा, यानी कि स्मार्ट का सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है स्मार्टेस्ट। तो यहाँ पर होगा ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। ये समझ लेना कि द के बाद हमेशा एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री ही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है। अब उस सेंटेंस को अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में हमको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस क्या है? मैनी फैमिलीज आर सो पुअर। अब यहाँ पे देखिए पूरा के पूरा क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट करने के लिए नहीं बोला है, आप एक अंडरलाइन दे दिया है कि सो पुअर को अगर दूसरे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बोलिए माई फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। तो इतना ज़्यादा गरीब है मेरा फैमिली कि जो बच्चे हैं फैमिली में, उसका जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो खर्चा भी नहीं उठा पा रहा है। तो ये ऐसे ग्रामेटिकली तो ये सही है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पुअर है कि उसका पढ़ाई का जो बच्चे का पढ़ाई का जो खर्चा है वो भी वो फैमिली उठा नहीं पा रहा है। लेकिन ग्रामेटिकल सेंस में इसका कोई भी मतलब कुछ एरर नहीं है। लेकिन इन जनरली क्या होता है, जैसे ग्रामेटिकल सेंस में ज़्यादातर देखा जाता है कि इतना गरीब क्या, इतना कि किसी चीज़ के लिए अगर किसी चीज़ को बोलना है कि वो बंदा इतना गरीब है वो खा नहीं पा रहा है, इस तरह का जो चीज़ होता है। तो ग्रामर के सेंस में यहाँ पे जो सो बात है ना, ये सो के बदले ग्रामर में क्या यूज़ किया जाता है? टू यूज़ किया जाता है, टू। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में होगा मैनी फैमिलीज आर टू पुअर टू वियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू पुअर टू वियर, यानी कि इतना ज़्यादा गरीब है कि वो खर्चा नहीं उठा पा रहा है। तो इस जगह पे आपको टू और टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 9 वाला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि कुछ वर्ड को मिसस्पेल्ड किया है यानी गलत लिखा गया है, उसका सही जो स्पेलिंग है उसको बोलना पड़ेगा। अब देखो श्योरली ही नाउ हैज़ अर्न द रेस्पेक्ट मास्टर, यहाँ पे MASTR बोला है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो MASTR ये कोई वर्ड नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमारे पास जो आंसर होगा कि इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट बना है कि ही एक मास्टर हो गया। मास्टर मतलब है प्रभु जिसको हम बोलते हैं, या जो हम लोग स्कूल या कॉलेज में जो सर लोग होते हैं उसको हम मास्टर कहते हैं, यानी कि हम उसको मानते हैं कि हाँ वो कुछ
ज़्यादा जानकारी, इतना रिस्पेक्ट उसको है, इतना ज़्यादा जानकारी है उस सब्जेक्ट के विषय में, उस नॉलेज के विषय में, तो उसको हम मास्टर बोलते हैं। मतलब किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी का अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है तो उसको हम उस फील्ड में मास्टर कहते हैं। तो ये हो गया मेरा सही आंसर। लेकिन ये जो मास्टर है MUSTR, इसका भी एक मीनिंग है। इसका मीनिंग होता है कि गैदरिंग। आप कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि मास्टर रोल सेक्शन होता है, जहाँ पर सब कुछ चीज़ को आपको एकोमोडेट करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट वगैरह, फीस वगैरह या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब चीज़ मास्टर रोल सेक्शन में होता है। ये मास्टर रोल सेक्शन इन जनरली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मिलिट्री में या नेवल ऑपरेशन में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूज़ है या जो आर्मी लोग है उसको बुलाया जाता है, गैदर किया जाता है, और उसको क्या काम करना है कि नहीं करना है उसके बारे में उसको लेक्चर डिलीवर्ड किया जाता है। तो उस जगह पे ये मास्टर का यूज़ किया जाता है। और ये जो दो मास्टर का स्पेल दिया हुआ है, ये ज़रा सर ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये ऐसे अनाप शनाप आपको दिया है आपको गुमराहने के लिए। फिर नंबर 10 पर आते हैं। क्या बोला है इसमें? एक वन वर्ड सब्सटीट्यूट दिया है, यानी कि आपको एक वर्ड में बोलना पड़ेगा। ये जो बात यहाँ पर बोला है उसको एक वर्ड में क्या कहा जाता है? जैसे अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। एक बुक में जिसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है उसको हम जानते हैं एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन आता है, एनसाइक्लोपीडिया का मिसस्पेलिंग दिया है, मतलब एनसाइक्लोपीडिया बहुत सारा उसका वर्ड दे दिया है, कौन सा सही उसका स्पेलिंग है वो बताओ। तो अच्छे से आप एनसाइक्लोपीडिया का स्पेलिंग देख लेना। एनसाइक्लोपीडिया का स्पेलिंग होता है ENN साइक्लो CYCLO, पीडिया। यहीं पे गलती करता है पीडिया, सबने क्या करता है पीडिया PEDIA ऐसे लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीडिया का PAEDIA, पीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। ये स्पेलिंग बहुत ध्यान रखना, ये स्पेलिंग बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखो, अब जो बाकी 3 जो ऑप्शन है उस तीन को बारे में हम जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो पांडुलिपि कहते हैं, यानी कि जो किसी राइटर ने जो पहले किसी किताब वगैरह या रिसर्च करने के पहले जो पेपर में जो वो पेन या पेपर से जो लिखता है, जैसे हम लोग स्कूल में या कॉलेज में या जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग का एक पेपर होता है, या एग्ज़ाम देने के टाइम में एक रफ पेपर दिया जाता है, उसमें हम पेन पेपर में कुछ भी लिखते हैं, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, वो हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं बाद में। तो उस तरह का जो चीज़ होता है वो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। हालांकि जो लोग राइटर है, रिसर्चर है, वो लोग उतना मतलब अच्छे से लिखता है ताकि उसको बाद में पता चले हमने क्या लिखा है, क्या हमने बोलना चाह रहे हैं। तो उस मैन्युस्क्रिप्ट से एक्चुअल बुक या रिसर्च पेपर बाद में उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसको बनाया जाता है। अब बाद में है थीसरस। अब ये थीसरस क्या होता है? बहुत बार आपने कभी देखा होगा कि जैसे एग्जाम में भी पूछता है कि एक वर्ड दे दिया, मान लो एनसाइक्लोपीडिया। अब इस एनसाइक्लोपीडिया का मीनिंग क्या है, उसका जो विपरीत अर्थ क्या हो सकता है, उसका जो सेम मीनिंग होता है, जो सिनोनिम जिसको बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, वो कहाँ से उस शब्द का जन्म हुआ है, वो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, इस तरह का जो किताब होते हैं उसको हम बोलते हैं थीसरस। यानी कि जहाँ पर हमको उस वर्ड के सिनोनिम, एंटोनिम, उसका मीनिंग, ये सब के बारे में हमको पता चलता है, उसको हम थीसरस बोलते हैं। और डिक्शनरी, ये तो हम सबको पता ही है, आजकल तो इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर, कहीं कि मोबाइल के ज़माने में हम लोग गूगल में या जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली डिक्शनरी होता है क्या है, अल्फ़ाबेटिकली वो वर्ड का मीनिंग बोलते हैं। अब नॉट ओनली मीनिंग, अब मीनिंग के साथ साथ वो स्पेलिंग भी बोलता है, वो जो वर्ड है उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी कि किस लैंग्वेज से उसका ओरिजिन हुआ है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये सब कुछ डिक्शनरी में लिखा रहता है। बहुत बड़ा किताब होता है डिक्शनरी। तो ये मेरा क्वेश्चन 10 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर से यहाँ पर एक एंटोनिम की बात बोला है, यानी कि विपरीत शब्द की बात बोला है। अब यहाँ पे क्या कौन सी है, एनलाइटन। अब एनलाइटन का मतलब क्या होता है? एनलाइटन का मतलब ये होता है कि दिखाना है, मतलब किसी के पास अगर वो नॉलेज है तो हम उस फील्ड में, अगर उसको नॉलेज है तो हम बोलते हैं ही इज़ एनलाइटेड ऑन दैट फील्ड। यानी कि किसी के
नॉलेज या इंसाइट उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में रहना को हम बोलते हैं एनलाइटन। तो अब उसका एंटोनिम है, मतलब कुछ ज्ञान नहीं है, पूरा के पूरा किसी चीज़ के बारे में पूरा के पूरा अनजान है, उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए सिविलाइज्ड क्या चीज़ होता है? सिविलाइज्ड मीन होता है किसी कल्चर या किसी भी सभ्यता के जो नियम कानून है, जो वहाँ का कल्चर है, उस कल्चर के बारे में वो बहुत अच्छे से ज्ञात है, यानी कि वो सब कुछ समझता है और उसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसी रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो भी करता है, उसको हम लोग सिविलाइज्ड बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड मैनर भी बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी, जैसे एक इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री है, यानी कि यहाँ पर लॉ रेगुलेशन, यहाँ पर सब कुछ हम लोग जानते हैं कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इसको कहा जाता है सिविलाइज्ड। एडुकेटेड, एडुकेटेड मीन्स क्या है? एडुकेटेड मीन किसी के जो एडुकेशन, अगर मतलब मैंने हम लोग जो कैसे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 12 ऐसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये किसी भी तरह का एडुकेशन अगर किसी के अंदर है, मानी कि वो पढ़ाई किया है, तो हम उसको एडुकेटेड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ाई का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग क्लास 1 में क्लास 10 में या कुछ इंजीनियरिंग का या कुछ मेडिकल का कुछ डिग्री लिए है, इसको ही एडुकेटेड कहा जाता है। हो सकता है किसी के पास कुछ ट्रेनिंग है, वो स्किल्स है, उसको भी एडुकेटेड बोल सकते हैं। तो एडुकेटेड उसको कहा जाता है किसी भी फील्ड में किसी को कुछ पढ़ाई, नॉलेज या ज्ञान है, उस चीज़ में उसको एडुकेटेड कहा जाता है। अब कॉन्फाउंडेड, कॉन्फाउंडेड का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्यूज्ड, यानी कि वो कुछ भी नहीं जानते हैं, पूरा के पूरा वो कॉन्फ्यूज्ड हो गए, यानी कि उसको कुछ आइडिया ही नहीं है वो क्या करना है नहीं करना है। तो ये जो एनलाइटन है, इस एनलाइटन का एक्चुअल एंटोनिम या विपरीत शब्द होता है कॉन्फाउंडेड, यानी कि पूरा के पूरा वो कॉन्फ्यूज्ड है। मतलब होता है ना किसी किसी जगह पे मतलब बहुत बड़े एक बिजनेस है, उस बिजनेस में नेपोटिज्म के चलते उसका जो बच्चे है उसको बच्चे को सीईओ बना दिया, मालिक बना दिया। अब उसको कुछ नॉलेज है ही नहीं, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं उस बिजनेस में, तो क्या होता है धीरे धीरे वो बिजनेस खत्म होते जाता रहा। तो ऐसे ही जो कॉन्फाउंडेड कहा जाता है, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। अब ये रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल मतलब सेंसिबल, यानी कि बोलते हैं कि ये रीजनेबल प्राइस है, यानी कि जो प्राइस है वो सही है, रीजनेबल है, उसका कुछ रीज़न है या कुछ जजमेंट है कि इतना प्राइस होना चाहिए, तो उसको हम रीजनेबल बोलते हैं। नॉट ओनली प्राइस, हर किसी चीज़ में। तो हम लोग जान लेते हैं कि एनलाइटन जो होता है उसका विपरीत शब्द होता है कॉन्फाउंडेड, ये याद रख लेना। नंबर 12 हैस्टी, ये तो बहुत को मालूम ही नहीं है हैस्टी क्या होता है। हाँ, ये बहुत टफ क्वेश्चन भी दिया गया है, खास करके एंटोनिम सिनोनिम वाला जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में या आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा मार्क्स उठाने में, काहे कि ये बहुत अनकॉमन होता है, यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं होता है। आप कितना भी रट्टा मार के जाइए, आप मान लीजिए 50 पेज रट्टा मार के जाइए, फिर भी आपको वो कॉमन आएगा या आप याद कर पाएगा उस टाइम पे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये हैस्टी जो होता है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। हम लोग अर्जेंट तो जानते हैं, अर्जेंट मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग जो बोलते हैं कि मतलब उसको जो प्रायोरिटी है उसका बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसको अर्जेंट कहते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर अगर कुछ है तो उसको हम हैस्टी बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अर्जेंट है कि हम कुछ भी नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अर्जेंट के बारे में किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है, काहे कि किसी के जान का सवाल है। तो इस टाइम पे क्या होता है, अगर मेरा खाना नहीं हुआ, मेरा खाने का टाइम आ गया, उस टाइम पे मेरा किसी घर वाले ने एक्सीडेंट हुआ है, किसी का बहुत ज़्यादा मतलब बुखार आ गया कि कुछ, तो उस टाइम पे हम खाने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ना सोच के किसी काम को पूरा के पूरा देखना है जिसको बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हैस्टी। उस टाइम पे हम हैस्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, अब सिनोनिम मतलब एक इक्वल मीनिंग जो जिसका है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर दिया है एक्सपीडिटियस। एक्सपीडिटियस मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी,
बहुत ही जल्दी में किसी काम को अगर उठाना है, किसी को करना है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपीडिटियस। यानी कि एग्जैक्टली हेस्टी का सिनोनिम्स जो है वो एक्सपीडिटियस ही हो सकता है। लेकिन एक्सपीडिटियस और हेस्टी में कुछ अंतर है। जैसे हेस्टी में हम लोग जो बाकी जो काम है ना, उस काम को भूल जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन एक्सपीडिटियस में हम बाकी काम को भी कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को बोला कि एक पेज है, इस पेज को 5 मिनट में हमको टाइप करके देना है, लेकिन ऐसे जैसे थे ऐसे टाइप करना नहीं है। मेरे को एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग, ग्रामेटिकल सब कुछ देख के हमको जल्दी में करना है। यानी कि जो जो पैरामीटर उस काम के साथ जुड़ा हुआ है, उस पैरामीटर को भी ध्यान पे रख के आपको स्पीड बढ़ाना है, उसको एक्सपीडिटस बोलता है। लेकिन हेस्टी में जो काम तुमको दिया गया है उस काम किसी भी हालत में करना है, बाकी किसी काम को आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी 3 ऑप्शन है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड मतलब किसी जो चीज़ है उस चीज़ मतलब किसी एक चीज़ में आपको बांध दिया है, उसके मतलब उसको छोड़ के आप दूसरे कुछ चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को रूम में बंद कर दिया है तो वो रूम में रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। यानी कि आपका जो एक्सेस है वो उसको लिमिटेड किया जाता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। लेड बैक, लेड बैक मतलब बहुत ज़्यादा लेज़र टाइम जो बिताते हैं, यानी मतलब बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन। यानी कि हम जो जब ऐसे जब काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो उस टाइम को वो उस चीज़ को हम बोलते हैं लेड बैक। लॉक्ड मतलब क्या है, लॉक्ड मतलब हम किसी चीज़ को सिक्योर करते हैं। जैसे हम लोग आजकल घर में जैसे ताला लगाते हैं तो हम उसको क्या करते, सिक्योर करते हैं। हम किसी भी तरह का जो सामान चोरी होने से हम उसको सिक्योर करते हैं। वैसे हम लोग अब डिजिटल ज़माने में मोबाइल में या डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, किसी फोल्डर को हम लॉक कर देते हैं, या किसी जो PDF फाइल है उस फाइल को हम लॉक कर देते हैं ताकि किसी ने उसको खोल नहीं पाए। यानी कि हमको सिक्योर बना देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम लॉक्ड बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या बोलता है। इसमें भी एक सेंटेंस दिया गया है और उसको इम्प्रूवमेंट के बारे में बोल रहा है, किसको, जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस क्या दिया है। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड ए मेटालिक टेस्ट। मतलब जो उसकी जगह पे जो पानी है उस पानी बहुत ही ठंडा है और उसमें एक मेटालिक टेस्ट है, यानी कि कुछ धातव टेस्ट है। अब देखिए इसमें ऐसे तो कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर सही आंसर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, काहे कि ये ग्रामेटिकली या सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये बात बोला गया है। अगर इसमें एक्टिव वॉइस में भी बात आपको बोलना पड़ेगा तो ऐसा होगा, काहे कि यहाँ पे हार दिया है, मतलब ये एक लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि लड़की की वहाँ पर बोल रहे हैं। तो सी हैड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हैड कूल वाटर विथ ए मेटालिक टेस्ट एट हर प्लेस। ऐसे भी हम एक्टिव वॉइस में हम इसको बोल सकते हैं, एक्टिव वॉइस में। ये यहाँ पर पैसिव वॉइस के सेंटेंस दिया गया। लेकिन हमारे जो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया है। कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, देखिए यहाँ पर जो पार्टअप जो वर्ड है ना, ये पार्टअप वर्ड एक्चुअली होता है PERTURB। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। यानी कि जैसे आप लोग दोस्तों के साथ जैसे जो मतलब क्लास में बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बहुत ज़्यादा चिढ़ाते, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको मोटा कहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा है उसको नाटा कहते हैं। ऐसे बहुत कुछ दोस्त मतलब इन दोस्त के साथ होते हैं, कभी कभी हम लोग चिढ़ाते हैं। तो वो जो चिढ़ाना होता है ना उसको बोलता है पार्टअप। यू आर पार्टरिंग योर फ्रेंड, यानी कि उसका इमोशनल जो स्टेट है या जो मेंटल इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब करना, इसको कहा जाता है पार्टअप। तो इसका जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग गलत है। परसीव, ये परसीव का मतलब क्या होता है, ये परसीव का मतलब होता है किसी को उसका जो मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति के बारे में उसको सचेतन करना है, यानी कि उसको समझाना है, उसको मतलब उसको सेंस करना है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो उसको क्या करना चाहिए। इस तरह का जो चीज़ होता है उसको परसीव बोला जाता है। पिजियन के बारे में हम तो सभी जानते हैं, इसको कबूतर का जो इंग्लिश होता है वो पिजियन होता है। हालांकि एक आज के दिन में एक जो किचन वेयर का एक ब्रांड भी है पिजियन।
पैसिव, पैसिव मतलब हम जानते हैं, हम लोग वॉइस में भी हम लोग बात किए हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव मतलब जो जहाँ पर खुद को काम नहीं करना पड़ता है, मतलब काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तो आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 1 फाटर, इसका स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, च्यू द सिनारी। च्यू द सिनारी का मतलब है ओवर एक्टिंग, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जितना ज़्यादा करना चाहिए उससे भी बढ़ा चढ़ा के करते हैं। कभी कभार दोस्तों ने कैसे करते हैं ना कि किसी जगह तुमने गया है और तुम्हारे घर वालों ने तुमको बोला कि कहाँ थे, तो तुमने किसी दोस्त का नाम लिया। अब उस दोस्त का तुम नाम लिया, अब तुम घर पे हो, वहाँ पर फ़ोन लगाया तुम्हारे दोस्त को और वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग किया है, हाँ हाँ वो तो यहीं पर है, हालांकि तुम दोस्त के घर में नहीं है, तुम अपने घर में है। तो इस तरह का जो ओवर एक्टिंग होता है ना, इसको बोलते हैं च्यू द सिनारी। ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है एक्टिंग में। कई कभार एक्टर या एक्ट्रेस कभी कभार क्या करते हैं, जितना वहाँ पर इमोशन या कुछ भी यहाँ पर डालना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो देखिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में कुछ भी ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, कुछ भी कम भी अच्छा नहीं है। जितना अच्छा है, मतलब जितना स्टैंडर्ड है उसी पे आपको काम करना चाहिए। तो उस जगह पे च्यू द सिनारी का मतलब है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना है। तो इसका जो आंसर होगा टू एक्ट ओवरली इमोशनल, यानी कि ज़्यादा इमोशनल बनना, इसको बोलते हैं च्यू द सिनारी। अब यहाँ पर बाकी जो 3 ऑप्शन है क्या है, टू अंडरस्टेट। अंडरस्टेट के वो चीज़ होता है, मतलब किसी भी एक चीज़ है, मतलब मान लीजिए एक गुलाब का फूल है। अब इस गुलाब का फूल को अगर हम बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसका गंध भी ऐसा है कि महक इतना अच्छा है, इसका कलर इतना अच्छा है, इतना बड़ा चढ़ा के जो शेरो शायरी वाले जो फॉर्म में जो लोग बोलते हैं उसको बहुत ओवर स्टेट करते हैं। ओवर स्टेट यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और अंडरस्टेट क्या होता है, मतलब वो गुलाब फूल है, वो तो ऐसे ही सुंदर है, लेकिन उसको सुंदर ना बोल, मतलब उसका क्या है, वो फूल है, मतलब ऐसे उसको बिहेव करना है, उस चीज़ को ऐसे विवरण करना है ताकि उसका जो ओरिजिनल चीज़ है उससे भी उसका कमियां निकल के आए। मतलब वो अच्छा है लेकिन हम उसको कमी दिखाएंगे, तो उसको अंडरस्टेट बोला जाता है। यानी कि किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो बहुत ही खराब है, एक्चुअली वो जैसा है उससे भी बहुत खराब है, ऐसे दिखाने को हम अंडरस्टेट बोलते हैं। और बढ़ा चढ़ा के बोलने को हम ओवरस्टेट बोलते हैं। फिर टू ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मतलब जो चीज़ जैसे है उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा उसको मतलब क्या अपीलिंग, विजुअल प्लीजिंग बना देते हैं। वैसे इसको तो समझने के लिए तो आप लोग तो अभी स्मार्टफोन में जो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें ब्यूटीफाई का ऑप्शन होता है। उसमें क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको हम लोग जो काला बंदा भी है ना उसको गोरा बना देते हैं। कैसे, उसको बहुत ज़्यादा उसको वाइट लाइट है, उस वाइट लाइट को बहुत ज़्यादा अपने मतलब मुंह पे डाल के उसको बहुत ज़्यादा गोरा बना देते हैं। तो ये होता है ब्यूटीफाई, यानी कि देखने में मुझे अच्छा लगता है, विजुअली प्लीजिंग लगता है, उसको कहते हैं ब्यूटीफाई। टू मिसमैनेज। अब मिसमैनेज क्या होता है, मिसमैनेज होता है वो चीज़ जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाता है। मतलब मेरे को कुछ काम दिया गया है लेकिन वो काम हम नहीं कर पाते, उसकी वजह क्या है, उसका वजह ये है कि वो उसका नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि टाइम कम दिया है, कुछ भी उसका मतलब वजह हो सकता है, लेकिन उसको हम ठीक से अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कि मिसमैनेज हो गया मेरे से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोलता है, यहाँ पर फिर से एक सेंटेंस दिया गया है, इसको अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है ग्रामेटिकली तो आप बोलिए। क्या बोला है, बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉट फिजिबल इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। मतलब फूड या बिवरेज मतलब जो खाना हम लोग जो ड्रिंक है या हम लोग जो फूड लेते हैं उसको बैन करना किसी भी अच्छे सोसाइटी में यानी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये अच्छा भी नहीं, ये हम लोग चाहते भी नहीं है और ये होता भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो इम्प्रूवमेंट है, अब इम्प्रूवमेंट की पूरा के पूरा सेंटेंस करना है। अगर पूरा के पूरा सेंटेंस के बारे में हम समझेंगे तो ग्रामेटिकली ये सही है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है ग्रामेटिकली। लेकिन मेरे को क्या बोला है, ये जो नॉट है इस नॉट को हमको अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो करिए। तो नॉट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये नॉर होता है ना तो वहाँ पर नाइदर हम लोग यूज़ करते हैं।
नाइदर के बाद हम लोग नॉर का इस्तेमाल करते हैं और आइदर के बाद हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब दो चीज में हम कंपेयर करते हैं और दोनों ही हम उसको डिनाई करते हैं तब हम नाइदर नॉर यूज करते हैं, और जब हम दोनों चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं तब हम लोग आइदर और का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आइदर और नाइदर नॉर से पूछा गया है। तो यहाँ पर नॉट के जगह पे होगा नाइदर। बेवरेज इज नाइदर डिजरेबल नॉर फिजिबल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ग्रामेटिकल एरर, फिर से ग्रामेटिकल एरर पूछा है। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको 4 मतलब सेक्शन में उसको बांट दिया गया है, और किस सेक्शन में वो गलती है, एरर है, उसके बारे में हमको पूछा है। जैसे बोला है कि साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। यानी कि साइंटिस्ट ने बोला है कि बहुत सारे जानवर के पास एक यूनिक लैंग्वेज होता है, एक यूनिक लैंग्वेज होता है। अब देखिए, ये जो यूनिक की बात बोला है ये सिंगुलरिटी को दर्शाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक जैसे बिल्ली का एक यूनिक लैंग्वेज होता है, यानी कि यूनिक आवाज़ होते हैं, तो वो खुद पे खुद ही यूनिक है, यानी कि सिंगुलर है। तो उसके पहले ए लगाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, काहे कि दो तो नहीं है, वो तो एक ही है। यूनिक जब चीज़ होगा ना तो वो तो एक ही चीज़ है, तभी ना उसको यूनिक बोला जाता है। अब यूनिक के आगे ए लगाएंगे, ए यूनिक, इसका कोई मतलब नहीं बनता, काहे कि यूनिक इटसेल्फ इज द सिंगुलर। तो यहाँ पर ए यूनिक लैंग्वेज, इसमें मेरा गलती है। मेरे को गलती क्या है, ए हमको नहीं लिखना चाहिए, हमको खाली यूनिक लैंग्वेज लिखने से ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इस यहाँ पर फिर से सिनोनिम। देखिए हम जो बात बोल रहे हैं कि इंग्लिश में, अगर इंग्लिश पार्ट में अगर हम देखेंगे तो एंटोनिम, सिनोनिम, क्वेश्चन एरर और मतलब सेंटेंस एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, बहुत ज़्यादा। अब देख भी रहे, ये 18 क्वेश्चन हम जा रहे हैं, इसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इसी मतलब एंटोनिम, सिनोनिम और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर, इसी के बारे में पूछा गया है। 1-2 आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोला है, द प्लान इज टू डेमोलिश। यहाँ पर अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया गया है। डेमोलिश का सिनोनिम बोला है, यानी कि समार्थक शब्द हमको पूछा गया है। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पूरा के पूरा उसको ध्वंस कर देना। ज़्यादातर वो ये वर्ड यूज होता है किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी बिल्डिंग को अगर हम पूरा के पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हम उसको डेमोलिश बोलते हैं। तो उसका जो मीनिंग है, अब देखिए यहाँ पर जो चारों के चार जो ऑप्शन दिया गया है इसको हम समझते हैं। काटेल, काटेल का मतलब क्या होता है, काटेल का मतलब है किसी भी चीज को हम कम कर देना है ताकि हम रिसोर्स, जैसे हम मान लीजिए अभी हर जगह पे क्या बोलते हैं कि पानी बचाओ, क्यों, क्योंकि पानी की कमी आ रहा है, हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसलिए हम लोग सभी क्या बोलते हैं, पानी को बचाना पड़ेगा। तो ये होता है काटेल द वाटर, यानी कि हम जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमको जो उस चीज़ को उसको बचाना है, उसको जितना हो सके उतना ही खर्चा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है उसको। उस मतलब जो सिचुएशन है उस जगह पे हम उसको काटेल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टू रेस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटीज़ और रेस्ट्रिक्ट सम स्पेंडिंग और सम सेव सम रिसोर्सेज, उस जगह पे हम काटेल का इस्तेमाल करेंगे। फोर्ज क्या होता है, फोर्ज बोलता है किसी भी काम को या किसी भी माइंड को हम अगर उसको डिलीवरेटली उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फोर्ज। यानी कि हम बोल रहे हैं कि कुछ काम करेंगे, कुछ भी काम अगर हम करेंगे, मतलब उसको सेंस जो है, मतलब मेरा जो बोलने का सेंस है उसका कुछ काम के बारे में बोलना है, तो उस टाइम पे हमको फोर्ज का इस्तेमाल करेंगे। फिर नंबर 3 पर आते हैं रेज। रेज का मतलब क्या होता है, रेज का भी मतलब होता है कंप्लीटली डेमोलिश और डिस्ट्रॉय ऑफ ए बिल्डिंग और ए स्ट्रक्चर। तो मेरा सिनोनिम तो आ गया रेज। अब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, रेज इसका भी मतलब होता है डिमोलिश यानी कि डिस्ट्रॉय। तो ये मेरा सही आंसर हो गया।
अब नंबर 4 में रिफर्बिश आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो अमेजन या फ्लिपकार्ट ये सब चीज़ में आपको कभी कभी देखता है कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि वो है तो प्रोडक्ट पुराना, लेकिन उस प्रोडक्ट को उसका जो खराबी था उस खराबी को ठीक करके उसको बिल्कुल नए जैसे बना दिया है। यानी कि उसका हो सके कि उसका कुछ फंक्शनलिटी ऑफ हो गया था, हो सके उस पे कुछ गंदा हो गया था, तो वो कुछ पार्ट मतलब ख़राब हो गया था, तो जो भी है उसको सही सलामत ठीक करके, हो सके उसका कुछ रिप्लेस करके, कुछ उसका कलर वगैरह कुछ चेंज करके उसको फ्रेश लुक या फील देने की जो काम होता है उसको बोलते हैं रिफर्बिश, यानी कि बिल्कुल नए जैसा लेकिन है नहीं नया, उसको हम रिफर्बिश कहते हैं। फिर 19 का जो सवाल है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया। अब इसमें क्या बोला है, अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजीली, जिसमें बहुत जल्दी से आग लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है इन्फ्लेमेबल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। अगर छोटा भी अगर कुछ मतलब टच आ जाए ना, या कुछ मतलब इग्निशन उसके पास आ जाए तो वो जल जाएगा, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेबल। जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस जो होता है, एलपीजी जो हमारे घर में होता है, वो सब चीज़ को हम लोग इन्फ्लेमेबल बोलते हैं, और उस सब चीज़ से हम लोग आग को बहुत ज़्यादा दूर में रखते हैं और प्रॉपर सेफ्टी लेके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेमेबल। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बोल देते हैं कि इन्फ्लेमेबल, बहुत लोगों ने ये ऐसा सोचता है कि फ्लेमेबल जो चीज़ होता है उसका मतलब ज्वलनशील है, और इन्फ्लेमेबल जो है उसका मतलब जो ज्वलनशील नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, फ्लेमेबल इन्फ्लेमेबल दोनों ही एक ही चीज़ है। फ्लेमेबल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन इन्फ्लेमेबल भी अगर यूज़ करेंगे उसका भी मीनिंग सेम ही है। अगर जो चीज़ ज्वलनशील नहीं है उसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। याद रखना, उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। यानी कि नॉन फ्लेमेबल का उल्टा क्या है, एंटोनिम्स क्या होता है, फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल। अब इनऑडिबल जो होता है, यानी कि मतलब जो आवाज़ सुनाई नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल। इनकॉम्बसिबल मतलब क्या होता है, जो जिस चीज़ में हम आग लगा नहीं सकते हैं, जो जल नहीं सकता है, उसको हम बोलते हैं इनकॉम्बसिबल। एक्सटिंग्विशेबल क्या होता है, एक्सटिंग्विशेबल मतलब है आग को बुझाना, मतलब जो चीज़ बुझा देते हैं या जिस आग को बुझा जा सकता है उसको बोलते हैं हम एक्सटिंग्विशेबल। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 20 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वंस। जहाँ पर गन्स और मिसाइल एक साथ में लॉन्च किया जाता है उसको बोलते हैं बैटरी। हालांकि हम लोग जो बैटरी से बहुत ज़्यादा मतलब जानते हैं वो होता है एक पावर सेल, यानी कि हम चार्ज को वहाँ पर स्टोर करते हैं। हर जगह पर हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर हर एक जगह पर आजकल बैटरी का इस्तेमाल होता है। हालांकि अब बैटरी गाड़ियाँ भी निकलने लगा है। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी तो एक पावर सेल होता है, और दूसरा इसका और एक मीनिंग होता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर। मिसाइल लॉन्चर, एक बहुत ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर और गन्स को एक साथ में बैटरी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से इसको ध्यान पे रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है। और जो बाकी 3 जो ऑप्शन है उसको भी हम जान लेते हैं कि सल्टारी का मतलब वो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोग गिटार के बारे में जानते हैं, वायलिन के बारे में जानते हैं, वहाँ पर एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पर स्ट्रिंग में हम लोग आवाज़ निकालते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग टच करके हम आवाज़ निकालते हैं। वैसे सल्टारी भी एक चीज़ होता है, लेकिन ये स्क्वायर शेप का होता है, ये भी एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। स्कीटरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा वो जंपी, फ्राइटेंड होता है, लेकिन ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया नहीं जाता है। ये बहुत ज़्यादा छोटे जो एनिमल्स होता है, रैबिट्स या जो माइस होता है, उसके बारे में हम बोलते हैं स्कीटरी। ही स्कीटर्ड, यानी कि बहुत छोटे जो जीव होता है वो अगर डर जाता है, उसको अगर बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है, तो उस टाइम पे हम स्कीटरी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो मतलब आदमी मरने के बाद
उसको मतलब कब्रिस्तान में उसको डाला जाता है, यानी कि कब्र दिया जाता है। जो कब्रिस्तान होता है ना उसको सिमेटरी कहा जाता है, यानी कि जो वो पुण्य भूमि या पवित्र भूमि जहाँ पर पीपल्स का बॉडी यानी कि मनुष्य का बॉडी को उस पर बुरी किया जाता है, यानी कि कब्र दिया जाता है, तो उस जगह को हमको बोलते हैं सिमेट्री। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन मेरा हो गया, अब 5 क्वेश्चन बचा है। उस 5 क्वेश्चन में एक कॉम्प्रीहेंशन दिया है और उस कॉम्प्रीहेंशन में 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। हम 5 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट 5 वर्ड को हम वहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो मेरा 25 क्वेश्चन इंग्लिश का हो जाएगा। तो देखते हैं पहले जो कॉम्प्रीहेंशन जो दिया है उसमें क्या बोला है, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजियन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल जो हमारे था उसको हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, बहुत सारा रीज़न है उसका। तो वो डिफॉरेस्टेशन के इन ट्रॉपिकल रीजियन, अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, हम पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को हम नष्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, रीजियंस कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी। कैनोपी क्या किसको बोला जाता है, एक पेड़ है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये जो पेड़ है ये पेड़ का जितना दूर तक ये जो पत्ता उसका जितना दूर तक पत्ता है उसको बोला जाता है कैनोपी। यानी कि जो कैनोपी जो एरिया है यहाँ पर क्या है, पत्ता है। अब पत्ता से क्या होता है, पत्ता से वाटर वेपर क्या होता है, वेपोराइज होते हैं, इवापोरेट होता है, उसको हम वाटर वेपर इवापोरेशन भी इवापोरेट होता है। उसको उस प्रोसेस में क्या होता है, जो एयर है एयर में क्या होता है, एयर में H2O इन फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में वो एयर के साथ मिल जाता है। तो वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो वो हैम्पर होगा, काहे कि पेड़ ही नहीं है, तो उसका जो इवापोरेशन जो होता है, पेड़ के थ्रू जो इवापोरेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर अफेक्ट होगा, यानी कि वो कुछ हद तक उसमें कमियां आएगा। तो डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन अफेक्ट द वे ऑफ वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, मतलब कैनोपी से जो इवापोरेशन होते हैं उस चीज में अफेक्ट मतलब डाल सकता है। होल्ड नहीं होगा, अटैक भी नहीं होगा, इफेक्ट भी नहीं होगा, सही आंसर होगा अफेक्ट कर सकता है। अब नंबर टू यही से देख लेते हैं कि फिर क्या बोला है, कॉजेस रिड्यूस रेनफॉल। कौन रिड्यूस रेनफॉल का, ये जो इवापोरेशन अगर हम मतलब एयर में अगर इवापोरेशन H2O को मिलाने से हम रुकावट डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, रेनफॉल को घटा देंगे। तो दैट कॉसेज या व्हिच कॉसेज होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है, व्हिच दिया हुआ है, दैट नहीं दिया। तो व्हिच कॉसेज रिड्यूस रेनफॉल, जो कि हमारे जो वृष्टिपात है उसको घटा सकते हैं। अब क्या बोला है, 2019 में स्टडी किया गया है, पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी जर्नल में ये पब्लिश किया गया है जी। इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन जो जंगल होता है उस अमेजन रेन फॉरेस्ट में दैट डैश कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। अब अमेजन जो रेन फॉरेस्ट, अमेजन का जो जंगल है वो क्या है, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करके उस जंगल को काट के वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आदमी वहाँ पर खेती कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चरल लैंड में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस पर आंसर क्या होगा इसमें, इको हाइड्रोलॉजिकल शोड दैट पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट आर या वेयर, बिकॉज यहाँ पर शोड दिया हुआ है, तो शोड दिया यानी पास्ट टेंस, तो यहाँ पर होगा वेयर, काहे कि ये 2019 की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वेयर होगा। वेयर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड डैश हायर सॉयल एंड एयर टेम्परेचर। अब उसके कारण क्या हो रहा है, हायर सॉयल और एयर टेम्परेचर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड हैड हायर सॉयल एंड एयर टेम्परेचर, जहां पर हायर सॉयल एंड एयर टेम्परेचर जहां पर बढ़ गया है, व्हिच कुड डैश ड्रॉट कंडीशन। अब ड्रॉट मतलब है, मतलब जहां पर पानी का अभाव होता है वहां पर ड्रॉट बोलता है। तो व्हिच कुड क्या है, व्हिच कुड रिजल्ट ड्रॉट होता है। अब वहां पर क्या होगा, एग्रीवेट, विच कुड एग्रीवेट ड्रॉट कंडीशन, जो कि वो जो अमेजन फॉरेस्ट है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के बजाय उस सिचुएशन में या उस जगह पे ड्रॉट कंडीशन आ सकता है, एग्रीवेट कर सकता है। तो ये हो गया एग्रीवेट, यानी कि वो ड्रॉट कंडीशन ला सकते हैं। प्यूरिफाई नहीं होगा, इन्फ्लेम नहीं होगा, प्रोवोक नहीं होगा, प्रोवोक तो नहीं कर रहा है लेकिन वो एग्रीवेट कर रहा है।
तो ये मेरा 25 जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इस इंग्लिश का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब 25 इंग्लिश कर रहे हैं तो हमको यहाँ से क्या मिला है, हमको यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल गया है, हमको क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस जगह से जो 25 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उससे हमको क्या है, उससे हमको कुछ कॉमन आने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, हम तैयारी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा के पूरा बारीकी से समझेंगे, उसका टाइप को समझेंगे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है उस जगह से हम लोग स्पेशली क्लास फिर से करेंगे। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते हमारा इतना नॉलेज आ जाएगा कि हम लोग एमटीएस बिल्कुल आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। तो इतना ही आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। हम धीरे धीरे एक एक करके एमटीएस का पूरा के पूरा जो सेक्शन है उस हर एक सेक्शन में हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग जो प्रिपरेशन है उसका प्रिपरेशन लेने में आपको बहुत आसान हो। और ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, ये क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।